सभी को नमस्कार। आज मैं अपने 12th में बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में आपको गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन के बारे में समझाऊंगा। इस वीडियो के द्वारा आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसे आप ध्यान से सुने, समझें और इसे नोट करने की कोशिश करें। इससे पूर्व मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरी जानकारी दे चुका हूँ। आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। उस चैप्टर का नाम है गैर व्यापारिक संस्थाओं में लेखांकन, जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा है गैर व्यापारिक संस्थाओं में लेखांकन। अब बात करते हैं कि संस्थाएं होती क्या है। सामान्यतः संस्थाएं का मतलब हम ये जानते हैं कि वे संस्थाएं जो सामान्य रूप से मार्केट में या बाजार में क्रय विक्रय करके लाभ कमाती है, उसे हम संस्थाओं के नाम से जानते हैं। पर वास्तविकता में देखें तो संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक व्यापारिक संस्था और एक गैर व्यापारिक संस्था। अब इन दोनों में क्या अंतर है? व्यापारिक संस्थाएं वे होती है जो केवल लाभार्जन के उद्देश्य से काम करना चाहती है या लाभार्जन के उद्देश्य से काम करती है। इनका एक ही उद्देश्य होता है, केवल पैसा कमाना, जिसके उदाहरण हम रात दिन अपनी आंखों के सामने से देखते हैं। जिसमें हम उदाहरण दे सकते हैं किराना व्यापारी, कपड़े के व्यापारी, मशीनों के व्यापारी। तो ये केवल एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं, केवल लाभार्जन। और ये सभी संस्थाएं वित्तीय अवधि के अंत में अपने व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए वित्तीय विवरण पत्र तैयार करती है, जिससे हम भली भांति परिचित है, क्योंकि हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, जिसमें व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा चिट्ठा शामिल है। इसी में एक संस्था और आती है जिसे हम गैर व्यापारिक संस्थाओं के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में आप पूरी तरह परिचित नहीं हैं। तो हम पहले बात करें गैर व्यापारिक संस्थाएं होती क्या है। गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं कहलाती है जो केवल परोपकार या समाज कल्याण की दृष्टि से काम करती है। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सोसाइटी को अधिक से अधिक हेल्प करना, उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। ये संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं होती है जो परोपकार या समाज कल्याण की दृष्टि से संगठित या संचालित की जाती है। जिसके उदाहरण हम दे सकते हैं, आप जानते ही हैं, जो काफ़ी अधिक आज प्रसिद्ध है या फेमस है, जैसे लायंस क्लब, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, रोटरी क्लब, इससे भी आप भली भांति परिचित है। और भी ऐसी कई संस्थाएं हैं जो समाज के कल्याण हेतु बनाई गई है, जो इनका उद्देश्य एक ही होता है, समाज को अधिकतम सुख सुविधाएं प्रदान करना। आप लोगों ने देखा होगा कि लायंस क्लब या रोटरी क्लब जो होते हैं समय समय पर शिविर लगाते हैं पेशेंट्स के लिए। उनके द्वारा ऐसे कई कैंप आयोजित किए जाते हैं जिनसे अधिक से अधिक जनता को लाभ हो। या तो वे निःशुल्क होते हैं या बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे वो अपनी सेवाएं जनता को मुहैया करवाते हैं। तो वे संस्थाएं किस में आती है? गैर व्यापारिक संस्थाओं में। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं बाद में। अब हम बात करें कि व्यापारिक संस्थाएं तो जो होती है वो केवल लाभार्जन के उद्देश्य से काम करती है। तो हम ये जानते हैं कि वस्तुओं को क्रय करके विक्रय करते हैं, तो उनके पास एक माध्यम होता है पैसा कमाने का, कि वस्तुएं खरीद के लाएंगे और उसको बेचेंगे। लेकिन इनके पास क्या माध्यम होता है? गैर व्यापारिक संस्थाओं के पास कोई माध्यम नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको आय अर्जित होती है। तो हम बात करें कि इनके आय और व्यय के साधन क्या हो सकते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं के आय के साधन यदि हम बात करें तो ये संस्थाएं जो होती है, इन्हें प्रवेश शुल्क प्राप्त होता है, चंदे की रकम प्राप्त होती है, सदस्यता शुल्क मिलता है, दान आदि और भी कई माध्यम हो सकते हैं जिनसे इनको आय प्राप्त हो सकती है। और इसी आय से वे संस्थाएं अपने आप को संचालित करती है। संचालन में वे समस्त व्यय आते हैं जो संचालन के लिए आवश्यक है, जैसे वेतन देना, बिजली व्यय, किराया, छपाई व्यय, साज सज्जा पर व्यय। ये सारे व्यय इन संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो व्यापारिक संस्थाएं होती है, यह वित्तीय अवधि के अंत में अपने व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए वित्तीय विवरण पत्र तैयार करती है। ठीक उसी प्रकार इन संस्थाओं के द्वारा भी वित्तीय अवधि के अंत में अपने परिणामों की समीक्षा करना आवश्यक है कि संस्थाओं के साल भर की क्या गतिविधि रही, कितना पैसा आया और कितना गया, और वर्ष के अंत में क्या बचत हो रही है, उसकी जानकारी के लिए इनके द्वारा भी खाते बंद किए जाते हैं। लेकिन हम बात आती है कि ये संस्था जो होती है व्यापारिक संस्था, ये अपने जो खाते बंद करते हैं वो किस पद्धति से करते हैं।
सामान्यतः व्यापारिक संस्थाएं जितनी भी होती है वे सभी संस्थाएं दोहरा लेखा पद्धति से अपनी अकाउंटिंग करती है, जबकि ये जो संस्थाएं होती है गैर व्यापारिक संस्थाएं, ये सभी संस्थाएं केवल रोकड़ पद्धति से हिसाब किताब करना पसंद करती है। अब बात करें रोकड़ पद्धति क्या होती है, चूंकि आप 11th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि रोकड़ पद्धति जिसका एक सेक्शन था सहायक बहियां, 11वीं में आपने पढ़ा होगा, सहायक बहियों में एक सेक्शन था रोकड़ बही। अब रोकड़ बही के बारे में आप अच्छे से भली बातें परिचित है कि रोकड़ बही क्या हुई। रोकड़ बही वह बही होती है या वह पुस्तक होती है जिसमें केवल नगद लेन देनों का लेखा होता है। वो पुस्तक कौन सी होती है? रोकड़ बही। तो बात आती है कि ये संस्थाएं, गैर व्यापारिक संस्थाएं जब अपना हिसाब किताब करते हैं तो ये किस पद्धति को अपनाना पसंद करते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब सामान्यतया रोकड़ पद्धति से ही रखना पसंद करती है। लेकिन क्यों? क्योंकि इन संस्थाओं के सारे लेन देन सामान्यतया नगद होते हैं, इसलिए इनके द्वारा रोकड़ पद्धति का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए सर्वप्रथम इनके द्वारा रोकड़ बही का उपयोग किया जाता है, मतलब सबसे पहले रोकड़ बही बनाई जाती है। और रोकड़ बही का नियम तो आप सभी जानते ही हैं कि जो रोकड़ आ रही है उसे हम प्राप्ति पक्ष में लिखते हैं, मतलब उसे डेबिट करते हैं। और जितना भी पैसा जा रहा, मतलब रोकड़ जा रही है, उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। तो इनके द्वारा सबसे पहले कौन सी पुस्तक बनाई जाती है? रोकड़ बही। जब इनके पास रोकड़ बही तैयार हो जाती है तो वित्तीय अवधि के अंत में परिणामों की समीक्षा करने के लिए फिर रोकड़ बही के जस्ट बाद प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है, और इसके जस्ट बाद फिर बनता है आय व्यय खाता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति पर रखती है? किस पद्धति पर रखती है? रोकड़ पद्धति पर। इनके आय और व्यय के साधन क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया। आय के साधन होते प्रवेश शुल्क, चंदे की रकम, सदस्यता शुल्क, दान, अन्य राशियां जो भी इनको प्राप्त हो, जैसे विनियोग पर ब्याज है। यदि इन्होंने कहीं कुछ अपनी संपत्ति का कोई भाग किराए पे दे रखा तो उससे प्राप्त आय है। ये सारी इनकम होती है इनकी। जबकि व्यय, समस्त वे सारे व्यय जो संस्था के संचालन के लिए आवश्यक है, वो सारे व्यय इसके अंदर दिखाए जाते हैं। अब इसी में एक सेक्शन और आता है जिसे आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, वो है पेशेवर व्यक्ति। कौन से व्यक्ति? पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति के बारे में भी आपने 11th में पढ़ा है, बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर में ही था। आपको जानकारी अच्छे से होगी कि पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं। पेशेवर व्यक्ति वे होते हैं या वे कहलाते हैं जो विशिष्ट ज्ञान का उपयोग या प्रयोग कर अपनी सेवाओं का विक्रय करे और बदले में नॉमिनल शुल्क या फीस प्राप्त करे। वे सारे व्यक्ति किस में आते हैं? पेशेवर व्यक्ति में, जिसके लिए एक आचार संहिता होती है। बिना आचार संहिता के यदि काम करते हैं तो नियमों का उल्लंघन करना कहलाता है, इसलिए इनको नियमों में बंधकर काम करना होता है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, वकील है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, सब किस में आते हैं? पेशेवर व्यक्ति में। तो जिस प्रकार से गैर व्यापारिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति से रखती, ठीक उसी प्रकार पेशेवर व्यक्ति भी अपना हिसाब किताब हमेशा रोकड़ पद्धति से ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा भी जो लेन देन होते हैं वो हमेशा नगद होते हैं। यदि उधार हो भी जाता है तो उसे मेमोरेंडम बुक में लिख लिया जाता है। आज के लिए इतना जो मैंने आपको समझाया है, इसे आप समझें और इसे आप नोट करने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने इसके संबंध में जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल चुका हूं, और इसके जो भी आंसर्स है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इस वीडियो को आप देखें, समझें, उसके बाद उन आंसर्स को पढ़ें, तो शायद आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर का जो मैटर चल रहा है ये समझ में आना स्टार्ट हो सकेगा। तो प्लीज़ आप कोशिश करें, ट्राई करें। और आपको यदि कोई डाउट बनते हैं तो मैं सेकंड वीडियो जब भी डालूंगा उसमें उन डाउट को सॉल्व करूंगा, और अब आपके जो भी डाउट बनते हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।